Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 8. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Exploration in English. Today we are going to start with unit 3, Across the Globe. And here we are going to start with chapter number 6, The Shark, which is a poem, The Silent Predator. We are going to learn about a silent predator. Let's move on to about the poem. The Shark by E.J. Pratt describes the slow and stealthy movement of a shark in a harbor. ये जो पोएम है द शार्क, ये E.J. प्रैट ने लिखी है, जो कि बताता है शार्क के मूवमेंट्स के बारे में कि वो हार्बर में कैसे मूव करता है. The poet vividly portrays its shape, color and hunting instincts. पोएट आगे हमें ये भी बताते हैं कि वो जो शार्क है उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है और कैसे वो हंट करता है. Comparing it to a predator, और उस शार्क को वो प्रेडेटर से कंपेयर करते हैं. The poem highlights the shark's iridescence, its powerful yet smooth movement and its terrifying features. आगे जो पोएम है वो हाईलाइट करती है शार्क का जो प्रेजेंस है उसको, उसके जो मूवमेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्मूथ हैं उनको बताती है, एंड उसके क्या हैं फीचर्स ये भी ये पोएम हमें समझाती है. द इमेजरी एंड comparisons emphasize the shark's predatory nature. जो इमेजरी यहाँ पे यूज़ की गई है वो कंपेयर कर रही है शार्क को प्रेडेटर से, प्रेडेटरी नेचर से, एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ऑ एंड फियर. और इन सब चीज़ों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको जो है ऑ और फियर दोनों का ही सामना करना पड़ेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम एंड द पोएम स्टार्ट्स विथ ही सीम्ड टू नो द हार्बर सो लेजरली ही स्वैम. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो हमारा शार्क है ऐसा लग रहा है कि उसे जो हार्बर है, वो जो एरिया है जहाँ पे वो स्विम कर रहा है, वो काफ़ी अच्छे से पता है उसके बारे में. सो ही सीम टू नो द हार्बर सो लेजरली ही स्वैम. उस एरिया में वो बहुत ही आराम से मूव कर रहा है, स्विम कर रहा है. हिज फिन लाइक अ पीस ऑफ शीट आयरन, 3 कॉर्नर्ड एंड विथ नाइफ एज. उसके जो फिन्स हैं वो जो है एक आयरन शीट से कंपेयर कर रहे हैं पोएट, और उन्होंने कहा कि जो हमारा शार्क है उसके जो फिन्स हैं वो एक आयरन शीट की तरह हैं जिसके 3 कॉर्नर हैं और वो उसका जो कोना है वो नाइफ की तरह नुकीला है. स्टेड नॉट अ बबल एज इट मूव्ड विथ इट्स बेस लाइन ऑन द वाटर. आगे पोएट कह रहे हैं कि वो जो है पानी में ऐसे मूव कर रहा है. नॉट अ बबल मीन्स उसके मूवमेंट से एक भी बबल नहीं उठ रही है पानी में, वो इतने फ्रीली, इतने स्मूथली मूव कर रहा है. सो स्टेड नॉट अ बबल एज इट मूव, जैसे जैसे मूव कर रहा है एक भी बबल पानी में नहीं दिख रही है. विथ इट्स बेस लाइन ऑन द वाटर, पानी में उसका जो बेस है वो पानी में है लेकिन बबल की आपको एक भी बूंद वहां नहीं दिखेगी. His body was tubular and tapered and smoke blue. So आगे पोएट बताते हैं कि उसकी जो बॉडी है उसका शेप है ट्यूब की तरह से, एक ट्यूब होता है वैसे ही उस शार्क की जो बॉडी है. एंड टेपर्ड एंड स्मोक ब्लू, वो टेपर्ड है और जो कलर है वो स्मोक ब्लू कलर है. एंड एज ही पास द वॉफ he turned and snapped at a flat fish. जैसे ही वो वहां से वॉफ्ट के पास से गुजरता है वो जो है एकदम से टर्न लेता है, और उसके टर्न लेते ही जो एक फ्लैट फिश थी उसको एक जो है जोर का चोट लग जाता है, वो उस फ्लैट फिश में स्नैप कर जाता है. That was dead and floating. और इस स्नैप की वजह से वो जो फ्लैट फिश थी वो डेड हो जाती है, वो फ्लोट करने लगती है. सो जो फ्लैट फिश थी वो उसके उस स्नैप से मर जाती है. एंड आई सॉ द फ्लैश ऑफ अ वाइट थ्रोट
and a double row of white teeth. आगे पोएट कह रहे हैं कि वो जो शार्क है उसके मैं देख रहा हूँ व्हाइट कलर के थ्रोट को, थ्रोट का हिस्सा मुझे दिख रहा है, एंड उसका जो डबल रो है व्हाइट टीथ का वो भी मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अब पोएट जो है उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसी दिखती है वो शार्क। उसका जो थ्रोट है वो वाइट है और जो टीथ है वो भी वाइट है, वो भी डबल रो में। एंड आईज ऑफ मेटालिक ग्रे, हार्ड एंड नैरो एंड स्लिट। सो अब आगे पोएट बताते हैं कि उस शार्क की जो आंखें हैं वो मेटालिक ग्रे कलर की हैं, काफी ज्यादा हार्ड और नैरो और स्लिट हैं। देन आउट ऑफ द हार्बर विथ दैट 3 कॉर्नर्ड फिन। सो आगे पोएट बताते हैं कि ये जो शार्क है जैसे ही वो हार्बर से बाहर आती है उसके ये जो 3 कॉर्नर वाले फिन हैं वो दिखते हैं। Sharing without a bubble the water, literally, leisurely, he swam that strange fish. आगे पोएट कहते हैं कि वो शार्क हमें दिख रही है जो पानी में तैर रही है, बड़े आराम से तैर रही है, बिना एक भी बबल उठाए तैर रही है, इतने अच्छे से, इतने लिथरली चल रही है, इतने लेजरली चल रही है, इतने आराम से चल रही है कि आप उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। He swam that strange fish. वो इतने आराम से चल रही है वो strange fish. Tubular, tapered, smoke blue. आगे जो पोएट है वो ये बताते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो ट्यूब जैसी है, वो टेपर्ड है और उसकी जो कलर है वो स्मोक ब्लू है बॉडी का। पार्ट वल्चर, पार्ट वुल्फ, part neither, for his blood was cold. आगे पोएट इन दोनों लाइंस में कहते हैं कि ये जो शार्क है इसे हम आधा वल्चर से कंपेयर कर सकते हैं, आधा वुल्फ से कंपेयर कर सकते हैं और आधा कुछ भी नहीं है। आधे में ये वुल्फ लगता है, आधे में ये वल्चर लगता है और आधे में ये नॉर्मल लगता है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लड है वो कोल्ड है। सो एक का जो खासियत है वल्चर की और वुल्फ में आप देख सकते हैं इनकी खासियत होती है ये प्रीडेटर्स हैं। सिमिलरली हमारी ये जो शार्क है ये भी एक प्रीडेटर है। एंड द पोएट इज E.J. Pratt. So this was a poem. Now let's move on to word wise. Harbor is a place where ships stop. Leisurely is slowly and calmly. Sheet iron is thin, strong metal. 3-cornered means having 3 sides. Knife edge means very sharp side. Bubble is a round air-filled shape. In water, tubular is shaped like a tube. Tapered means becoming thinner at one end. Smoke blue is grayish blue color. Waft is a place where boats stop. Floating is staying on the water. Snap is to bite quickly. Metallic is looking like metal. Slit is a narrow opening. Vulture is a bird that eats dead animals. So these are the word meanings. Now let's quickly move on to book exercise, which is spark your thinking. Let's move on to A exercise, which is darken the correct option in OMR sheet. First one is the shark swam dash through the harbor. Quickly, leisurely, aggressively or nervously. Correct answer is leisurely. Second, the shark's body was dash in shape, square, round, tubular or flat. Correct answer is flat. Third one, the shark's fins was compared to a knife, a metal sheet, a tree, a fish. Correct answer is a knife. Fourth one, the shark snapped at a swimmer, a flatfish, a crab, a turtle. Correct answer is a flatfish. And the fifth one is the shark's eyes were bright red, soft brown, metallic gray, deep blue. Correct answer is metallic
gray. So these are the answers. Now let's move on to the next exercise. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker. Here the first one is, he seemed to know the harbor. Second, his fin was triangular in shape. Third, the shark's body color was smoke blue. Fourth one, as he passed the wharf, he turned. Fifth one, I saw the flash of a white throat. Sixth one, the shark's fin moved like a bubble. And the seventh one is, the poet compared the shark to a skilled hunter and a silent predator. Let's move on to C exercise, which is match the following words to their meanings. First one is harbor. Harbor is a place where ships stop. Second is knife edge, which means very sharp sight. Third is smoke blue, which is grayish blue color. Fourth one is vulture, which is a bird that eats dead animals. Fifth is leisurely, which means lonely and abandoned. Let's move on to the exercise, which is answer the following questions. Here the first question is, how does the poet describe the shark's fin? So the poet describes the shark fin like a piece of sheet iron, and it is three-cornered and it's as sharp as knife's edge. Now question number 2, what was the shark doing near the harbor? So the shark was swimming leisurely near the harbor. Question number 3, what does the poet mean by his blood was cold? So poet wants to say that shark is a cold-blooded creature. Question number 4, why does the poet describe the shark's body as tubular, tapered, smoke blue? So the poet describes the shark's body as tubular, tapered and smoke blue because his body is streamlined and very powerful. Question number 5, how does the shark's movement add to its fearful image? So the shark's movement adds to its fearful image as it is very silent and powerful and it attacks suddenly. Question number 6, how does the poet use imagery to describe the shark's features? So the poet describes the shark's features as his fins are compared to sheet iron and knife edge. His eyes are compared to metallic grey, body is compared as tubular, tapered, and this creates visual impression on the reader. Question number 7, why does the poet compare the shark to a vulture and a wolf? So the poet compares the shark to a vulture and wolf because they both are predators, and shark is also of a predatory nature and it plays its role as a scavenger and hunter both. That's why. So these are the answers that you can write. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.